नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आइए स्लॉट 2 की क्विज को देख लेते हैं। स्लॉट 1 की क्विज को हमने इससे पहले देखा है। 2 स्लॉट में एक दिन में क्विज होती है। ये टेलीग्राम चैनल है और इसमें अच्छे खासे प्रश्न प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। तो इससे जुड़ जाइए ना, परीक्षा के समय तक ही जुड़े रहिए, लेकिन जुड़ जाइए, लाभ में रहेंगे। इसमें ऐसा तो नहीं है कि गारंटी हम देते हैं कि आप सफल हो ही जाएंगे, उसमें आपका जो संयुक्त प्रयास है वो भी निर्भर करता है, लेकिन हम एक अच्छी तैयारी करवा सकते हैं, इसकी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, अच्छी बात है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग है सुप्रीम कमांड ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस? कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? मतलब कौन इस पे सर्वोच्च कमान हासिल किया हुआ है या रखता है? तो भारत का राष्ट्रपति रखता है, इसमें प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं होता, रक्षा मंत्री भी नहीं करते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति के जिम्मे होता है। वो तीनों जो सेनाएं होती हैं और सशस्त्र बल होते हैं, उनका हेड होता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी जो दल बदल कानून है, दल बदल विरोधी कानून है, यहाँ पे एंटी डिफेक्शन कहा गया है, ठीक है। तो ये भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदलना ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है, तो उसके रोधन के लिए, और ये भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णित है, ठीक है। इसका प्रावधान है 10th शेड्यूल जो है उसमें शामिल। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन। अब यहाँ पर इतिहास का प्रश्न, प्राचीन इतिहास का ये क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है कि जो तराइन का दूसरा युद्ध था वो किसके बीच में लड़ा गया था? अब ये कोई पूछने की बात। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राय पिथौरा उनको कहा जाता था। उनका टकराव होता है मोहम्मद गोरी से। जितने राजपूत राजा थे उनका एक संघ बना रहता है और उस संघ के लीडर रहते हैं पृथ्वीराज, और वो इन बाहरी जो आक्रमणकारी हैं इनको रोकने के लिए पुरजोर प्रयास करते हैं, वीरता से लड़ते हैं। लेकिन यहाँ जयचंद का जो धोखा है वो काम कर जाता है और गोरी सफल हो जाता है। पहले वाले तराइन के युद्ध में बहुत बुरी तरह से मोहम्मद गोरी को खदेड़ा जाता है, मतलब इतनी बुरी तरह से कि उसको रोना आ जाता है, वो भाग खड़ा होता है। लेकिन उसके बाद वो चाल चलता है और जयचंद को अपनी ओर मिला लेता है, जो कि पहले से ही पृथ्वीराज से ईर्ष्या करते थे, और संयोगिता वाला मामला भी उसमें जोड़कर देखा जाता है। बाद में क्या होता है कि अचानक ही ये धोखे से हमला कर देता है और जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी सेना असावधान रहती है, उन्हें बंदी बना लिया जाता है, फिर मार डालता है। तो वो सब चीजें। अब यहाँ पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, इसका डी वाला सही। कुछ लोगों ने ये शिकायत की थी कि जो इसकी क्लियरिटी है वो नहीं दिखाई देती है, मतलब वीडियो जो है वो ठीक से विजिबल नहीं होता है। तो इसके लिए आपको एक सलाह है, देखिए इसको जूम नहीं किया जा सकता है, टेलीग्राम चैनल में जूम करने का ऑप्शन नहीं होता है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। जो यूट्यूब में वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने का, मतलब इन्हेंस करने का, रिजोल्यूशन बढ़ाने का ऑप्शन होता है, उसमें जाइए और क्वालिटी को थोड़ा सा इन्हेंस कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, सेटिंग में होता है, ठीक है। तो आप कर लेंगे तो आपको वीडियो एकदम क्लियर दिखाई देगा, और इतना बड़ा वीडियो नहीं है कि आपका डाटा बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एविडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट? मतलब पृथ्वी की जो क्रस्ट है, हम जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो कई लेयर से बनी हुई है, ये लेयर हम ही ने ड्रॉ की है, मतलब इमेजिनरी लाइन। तो यहाँ जो शुरुआती ऊपर का हिस्सा है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, यानी परपटी कहते हैं। बीच का हिस्सा जो होता है वो मेंटल होता है, और मतलब बीच का मतलब ये मध्य भाग, और सबसे अंतिम जो बीच का यानी अंदर का हिस्सा होता है वो कोर होता है। अब उसमें अपर और लोअर होता है, वो अलग चीज है। तो जो क्रस्ट होती है उसी पर हम निवास करते हैं। एकदम ऊपरी सतह पे मिट्टी की एक परत पाई जाती है, उसके बाद चट्टानें ही होती हैं, रॉक्स इसमें मेनली होती है। और उसके बाद फिर जो मेंटल होता है उसमें तापमान बढ़ने लगता है, और उसके बाद आप देखते हैं कि आउटर कोर जो होती है उसमें लिक्विड स्टेट में, जेली के फॉर्मेट में जो मटेरियल है वो पाया जाता है, वो राउंड शेप में घूमता रहता है। तो वो सब चीजें। अब यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ऊपर की क्रस्ट है उस पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है?
तो इसमें जो दिया हुआ है ना उसमें ऑक्सीजन नहीं दिया है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम को आप चुनेंगे। एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, प्रचुर मात्रा में। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। जो विकल्प दिया रहता है उसी में से आपको सिलेक्ट करना होता है। रेड रॉट नाम की जो डिजीज है वो किस प्लांट को प्रभावित करती है? इसे लाल सड़न भी कहा जाता है, ठीक है। लाल रंग की यहाँ पे जो चित्तियां होती हैं वो पड़ जाती हैं और पौधा खराब होने लगता है। तो ये गन्ने में लगने वाला रोग है, शुगर केन को प्रभावित करता है और गन्ने की खेती में बहुत ज्यादा इफोर्ट लगाना पड़ता है। और उसके बाद जब रेड रॉट पकड़ लेता है तो पौधे को नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को देखिए। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू? देखिए ऊतक जो होते हैं प्राय उसमें वेराइटी होती है, तो एक मूल काम आप देखते हैं ऊतकों का जोड़ना, ठीक है। अब इसमें जोड़ने वाला ऊतक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो जरा देखिए इसमें जो बाकी ऊतक दिए हैं ना वो सब जोड़ने का ही काम करते हैं। रक्त भी संयोजी ऊतक ही है, अस्थि भी संयोजी है, अस्थि यहाँ पे ऊतक के तौर पे दिया हुआ है। और उसके बाद स्नायु यानी अस्थि बंधान तंतु दिया है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्किन हो जाएगा, मतलब त्वचा। त्वचा क्या है? एक संयोजी ऊतक नहीं है, जो न हो वो आपको चुनना था। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजेस या कॉज डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स? मतलब पोलियो और चेचक जो चिकन पॉक्स होता है उसको फैलाने वाली जो प्रजाति है उसको क्या कहा जाता है? वो क्या चीज है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, विषाणु है? तो ये दोनों रोग जो है ये विषाणु से होते हैं, ठीक है, वायरस जनित रोग होते हैं और इसीलिए ज्यादा घातक होते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया कि रेड डाटा बुक जो है उसमें किस तरह का डाटा इन्वॉल्व किया जाता है? तो उसमें जितनी भी इंडेंजर्ड प्रजातियां होती हैं प्रायः उन्हीं को शामिल किया जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो जंतु की प्रजाति है या वनस्पति की है। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में यहाँ पे आपको मैचिंग करनी थी, तो मैचिंग ये पहले से किया हुआ है, लेकिन रुकिए नहीं किया है, ठीक है। यहाँ मैच करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो इसमें शब्द दिया है और खेल दिया है, मतलब कौन सा शब्द किस खेल से संबंध रखता है आपको ये बताना है। बर्डी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए वॉली है, पहला शब्द देखिएगा पहले, बर्डी है, वॉली है और हिट विकेट है, ठीक है। अब खेलों के नाम देखिए, टेनिस है, क्रिकेट है और गोल्फ है। तो आप मिलान करके देखिए, लिस्ट वाइज होना चाहिए था, यहाँ लिस्ट के रूप में नहीं दिया है, कोई बात नहीं। इसका पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी हो जाएगा। मतलब बर्डी का कनेक्शन किससे है? गोल्फ से। ये जो शब्द है ये गोल्फ नाम का जो खेल होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और टेनिस जो है इसका कनेक्शन किससे है? तो टेनिस का कनेक्शन किससे है बताइए इसमें। और टेनिस से पहले ये देख लीजिए, यहां पर दिया है वॉली, तो वॉली का संबंध किससे है? ये टेनिस से संबंध रखता है। अभी पूछा जा रहा था ना तो उल्टा हो गया, वॉली का संबंध टेनिस से है। बर्डी को आपने देखा गोल्फ से बिलोंग करता है। तो इसमें बचता है हिट विकेट, और विकेट हम किस में कहते हैं? क्रिकेट में कहते हैं। तो सिंपल था, इसमें बी वाला हो जाएगा। थोड़ा सा अस्त व्यस्त तरीके से लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए 10वें नंबर के क्वेश्चन को। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग? तवांग के पास में भारत का भूमि विवाद किस देश के साथ है? तो वहां पर किसके साथ होगा? चाइना के साथ होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां देखिए 11वां, इसमें कहा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंट अंडर बैलेंस पेमेंट? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं होता है? ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। और करेंट अकाउंट दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट दिया है, ऑल ऑफ द एबव दिया हुआ है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि इसमें एक खाते के तौर पे नहीं देखा जाता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आधिकारिक आरक्षित खाता होता है। मतलब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो होता है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो है करेंट अकाउंट, पूंजीगत खाता, ये सब आते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 12वें को देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज लिटरेट? लेकिन यहाँ लिटरेट नहीं लिखा है, इलिटरेट लिखा है, मतलब अनपढ़। तो इसमें से कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था, निरक्षर था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था? तो यहाँ देखिए अकबर जो था वो निरक्षर था। छोटी आयु में ही वो पढ़ पाता ही नहीं है, तब तक हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी उसके कंधे पे आ जाती है। लेकिन पढ़ा लिखा न होने के बावजूद वो बेहतर शासन करता है। और इतिहास गवाह है कि ज्यादा पढ़े लिखों ने बहुत अच्छा शासन नहीं किया है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक इसका जीता जागता उदाहरण था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कहा गया कि वेयर वाज आजाद हिंद फौज फाउंडेड? मतलब आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई? सिंगापुर में की गई, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह के दिमागी विचार की उपज थी ये। और बाद में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इसको सानिध्य मिलता है तो ये बहुत तरक्की करता है। इसके बाद 14वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। द लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू सिक्किम आल्सो पासिस थ्रू? मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो जो अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड होता है वो सिक्किम से गुजर रहा है, तो वो कहां से और गुजर सकता है? अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? इस प्रकार से होती हैं, देशांतर खड़ी होती हैं।
तो इक्वेटर के पैरेलल रहती हैं। अब इसमें बताइए सिक्किम से गुजरने वाला जो लैटिट्यूड है वो कहाँ का किस क्षेत्र से और ज़्यादा गुजर सकता है? तो यहाँ मध्य प्रदेश से वो गुजर सकता है, राजस्थान से गुजर सकता है, उत्तराखंड से गुजर सकता है या हिमाचल से। तो वो राजस्थान से गुजर सकता है, ठीक है। उस अक्षांश रेखा को अगर आप ले जाएंगे तो वो राजस्थान से होकर गुजर सकती है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 15। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? अब यहाँ पे जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो मुथुस्वामी दीक्षित है, कर्नाटक संगीत से इनका संबंध है, ठीक है। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, उसमें एक तो जो हिंदुस्तानी संगीत है वो आता है, उसमें कई सारी विधाएं हैं, और कर्नाटक संगीत जो है उसमें कोई विधा नहीं होती है, एक परमानेंट रूल होता है, उसके हिसाब से काम होता है। तो चलिए, इसमें मुथुस्वामी दीक्षित जो है इनका कर्नाटक संगीत से रिलेशन है। परवीना सुल्तान या परवीन सुल्ताना जो है ये गायिका है, और MS गोपाल कृष्णन जो है ये वायलिन बजाते हैं, जबकि नंदलाल बोस का संबंध जो है वो बांसुरी से है। तो नंदलाल बोस जो है वो कलाकार है लेकिन बांसुरी से इनका संबंध नहीं है, और इसीलिए इसका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई जोड़ा जो है वो इसमें सभी सही है, बाकी जो डी वाला है वो गलत है। नंदलाल बोस का जो बांसुरी है उससे कोई कनेक्शन नहीं। 16वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट मैचेस टू इट्स फेमस टूरिस्ट प्लेस? इसमें से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है? जो मेल न खाए वो आपको चुनना है। तो यहाँ पर चाइना की ग्रेट वॉल को चाइना से मिला दिया है, अच्छा किया है, ठीक है। भूटान को मिलाया है किससे? पारो तोंगसांग मठ से, तो वहां पे बहुत सारे बौद्ध मठ हैं, तो ये है। और उसके बाद नेपाल का है पशुपतिनाथ मंदिर, तो ये वहीं पर होगा, और कहाँ पे होगा? भगवान शिव का मंदिर है। और श्रीलंका को मिला दिया है पद्मनाभ स्वामी मंदिर से। यहाँ सफेद झूठ यहाँ पकड़ा गया है, पहले साफ साफ दिखाई दे रहा है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये श्रीलंका में कहाँ से चला जाएगा? ये तो अपने देश में है ना। और इसके रहस्यमयी तहखाने और वहां छिपी हुई दौलत जो है बहुत से लालचियों के आकर्षण का केंद्र बन गई। सबसे बड़ी लालची तो सरकारें ही होती हैं। ये जो नेता होते हैं ना, राजनीति, ये पैसे के लिए इतने लोभी होते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। तो तहखाने खुलवाए, उसमें से कुछ दौलत निकली भी थी शायद, जहां तक मुझे पता है, लेकिन कहाँ गई कोई नहीं जानता। इसके बाद 17वें को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है जो एनायन होते हैं, एनायन का मतलब क्या होता है? ऋणायन, जिनके ऊपर माइनस चार्ज है, वो किसके द्वारा बनते हैं? कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है कि कोई जो आयन है वो ऋणायन कहलाने लगता है? तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, गेन करता है, और इसकी वजह से वो ऋणायन कहलाता है। देखिए, देने वाला दाता होता है और वो हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव होता है, और लेने वाला हमेशा कर्जदार होता है, तो उसके ऊपर हमेशा कर्जा लदा रहता है, और कर्जे का निशान क्या है? माइनस। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए, इसमें तो सरल है। सुधाकर जो है वो चंद्रमा को कहा जाता है ना, ये सूर्य को नहीं कहा जाता। बाकी जितने हैं वो सूर्य के पर्यायवाची, और भी ढेर सारे। इसके बाद 19वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। अब यहाँ शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। 3 गलत दिए हुए हैं और एक जो है वो सही। तो देखिए, आयुष और ऋचा बाजार गई। अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं अच्छा लग रहा है? चलिए। राह चलते चलते दोनों में तकरार हो गई, झगड़ा हो गया, सही दिखाई दे रहा है। बाकी जो है, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। भाई, जब आपने स्त्री लिख ही दिया है तो आप लेखिका मत लिखिए, और नहीं तो लेखिका लिखिए तो स्त्री मत लिखिए। दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना था, तो ये भी किसी काम का नहीं है। और बच्चे ने कहा कि पापा आ गई, बच्चे ने कहा होता कि मम्मी आ गई, तब तो ठीक था। पापा आ गई गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसका जो बी वाला है वही सही। और यहां पर क्या होना चाहिए था? आयुष और ऋचा बाजार गए, न कि गई। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 20वें को देखिए। द्रौपदी की चीर, इसका क्या मतलब है? ये एक मुहावरा या लोकोक्ति आप समझ लीजिए, तो अर्थ आपको बताना है। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि महाभारत के युद्ध में जब द्यूत क्रीड़ा होती है तो वहां द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास दुशासन करता है। भगवान कृष्ण की कृपा से उसकी जो साड़ी है, मतलब उनकी जो साड़ी है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। एक के बाद एक परत खुलती जाती है और वो अंत ही नहीं होता है। दुशासन अंत में थक जाता है, वहीं अचेत हो जाता है। ठीक, तो ये कभी ना समाप्त होने वाली चीज को कहा जाता है द्रौपदी की चीर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। हुंकार नाम का जो काव्य संग्रह है वो इसमें से किसके द्वारा रचा गया है? तो जरा इन जो रचनाकार है ध्यान से देखिए। इसमें से कोई भी हुंकार करने लायक रचनाकार है? बेजोड़ हो सकता है, अपने क्षेत्र का निष्णात हो सकता है, लेकिन वीर रस में डूबा हुआ जो साहित्यकार है वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, राष्ट्रकवि। ये ऐसी बेजोड़ वीर रस की कविताएं लिखते थे कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं और आदमी जो है वो उठकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाए। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। 22वें में कहा गया, ये अंग्रेजी का है, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो यहां रिपोर्टेड स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। पहले सेंटेंस देख लीजिए। कहा गया है कि कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, मतलब जज ने कहा कि जो पहला विटनेस है उसको बुलाओ, ये आदेश है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है रिपोर्टेड स्पीच में। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो पहला वाला ही सही दिखाई दे रहा है, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। द जज कमांडेड देम,
मतलब जज ने क्या किया, कमांड किया, आदेश जारी किया, देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। आदेश क्या था कि वह जो फर्स्ट विटनेस है उसको बुलाएं, कॉल करें। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है कि जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे क्या भरिएगा। तो पहले सेंटेंस को देखते हैं, आई एम श्योर दैट प्रिंसिपल, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, इन हिज रूम। तो यहाँ प्रिंसिपल के बारे में आप क्या लिखेंगे, शुड भी लिखेंगे, कैन भी लिखेंगे, मस्ट भी लिखेंगे या माइट भी लिखेंगे। तो मस्ट वाला जो काम होता है ना, मतलब मस्ट किसी भी जो वर्ड है उसको अगर आप यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि उस बात को आप विश्वसनीय तरीके से एकदम दबाव देकर कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप श्योर हैं तो आप क्या कहेंगे, मस्ट बी। श्योर से आप पकड़ सकते थे इसे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम श्योर दैट प्रिंसिपल मस्ट बी इन हिज रूम, मतलब मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि प्रिंसिपल अपने कमरे में होंगे ही। इसके बाद जो 24वां प्रश्न है इसको देख लेते हैं। ये एक आइटम है, तो इसमें दिया हुआ है कि पार्ट एंड पार्सल। अब इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है इसेंशियल एलिमेंट, मतलब जो आवश्यक या मूलभूत तत्व होते हैं उनके लिए ये जो आइटम है ये इस्तेमाल होता है। 25वें और अंतिम इस क्विज के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द इक्वेटर पास। भूमध्य रेखा जो है यानी विषुवत रेखा वो किन देशों से होकर गुजरती है। 3 देशों का यहाँ जोड़ा दिया है और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ठीक, इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस क्विज को समाप्त किया है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न और वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ और तब तक के लिए नमस्कार।